हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमसी क्लासेस एंड यू आर वी सत्यम पटेल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पेट 2021 फर्स्ट मीटिंग के पेपर के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। फर्स्ट है शेरशाह सूरी, सेकेंड फिर दिया गया है अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। इनको आपको जो है सीरियल से लगाना है। तो पहले जो है भारत में कौन आया, तो पहले आया था इल्तुतमिश, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी आया, फिर आया शेरशाह सूरी और सबसे अंत में आया था अकबर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। पहला ऑप्शन है तुकाराम, दूसरा ऑप्शन है चैतन्य, तीसरा ऑप्शन है नामदेव, चौथा ऑप्शन है शंकराचार्य। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, शिवाजी के समकालीन कौन थे, तो तुकाराम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, सेकेंड ऑप्शन है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चरक संहिता संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है राजनीति, सेकंड है चिकित्सा, थर्ड है वास्तुकला और फोर्थ है गणित। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, चरक संहिता जो है वो आपकी चिकित्सा से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन। पांचवें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है BC 261 कलिंग युद्ध, AD 78 शक संवत की शुरुआत, AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत। स्टार्टिंग के तीनों सही हैं। और AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। ये आपका क्या है, गलत है। औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सेकेंड ऑप्शन है WC बैनर्जी, थर्ड ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, फोर्थ ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की शुरुआत हुई। फर्स्ट ऑप्शन है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, सेकंड ऑप्शन है तिलक और लाला लाजपत राय, थर्ड ऑप्शन है तिलक और बिपिन चंद्र पाल, फोर्थ ऑप्शन है तिलक और अरविंद घोष। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज निम्नलिखित मिलान करना है। ठीक है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और सत्य शोधक समाज। ठीक है, तो देखो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय, यानी कि ए का थर्ड हो जाएगा। फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी, तो ये हो गया इससे। आर्य समाज से संबंधित कौन है, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, यानी कि सी का सेकंड के साथ। और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी, यानी कि डी का फिफ्थ। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया। पहला है सरदार पटेल, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा है महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है पट्टाभी सीतारमैया, थर्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फोर्थ है JB कृपलानी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, JB कृपलानी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। झेलम, रावी, चिनाब, व्यास। तो कौन सी नदी हो जाएगी, चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वसंत विषुव होता है 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को। तो वसंत विषुव पूछा गया है। वैसे विषुव 21 मार्च और 22 सितंबर को होता है, लेकिन यहाँ पे वसंत विषुव की बात कही गई है, तो वसंत विषुव कब होता है? 21 मार्च। और शरद विषुव कब होता है? तो वो होता है 22 सितंबर या 23 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है जस्ता, दूसरा है इस्पात, तीसरा है तांबा और चौथा है एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल। तो काजीरंगा कहाँ है? असम में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो देखो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालयी नदियां हैं, जबकि कावेरी और गोदावरी ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ठीक है, तो इसमें कौन हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, सेकंड ऑप्शन है अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, थर्ड ऑप्शन है बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, और फोर्थ ऑप्शन है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो बैंक दर का अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी, 16 का डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? फर्स्ट ऑप्शन है कोई असर नहीं होगा, सेकंड है घट जाएगी, थर्ड है बढ़ जाएगी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या असर होगा? ये जो है बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? फर्स्ट है पूंजीवादी, सेकंड है समाजवादी, थर्ड है मिश्रित, फोर्थ है वैश्विक। तो इसका कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। तो इसका कौन सा हो जाएगा? आरबीआई गवर्नर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, सेकंड ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, थर्ड ऑप्शन है फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, और फोर्थ ऑप्शन है फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो फेमा का अर्थ क्या है? तो फेमा का अर्थ है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? फर्स्ट है राज्य सूची, सेकंड है समवर्ती सूची, थर्ड है संघ सूची, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है वो किस सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। पहला है मूल अधिकार, दूसरा है मौलिक कर्तव्य, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आती है, जो कि हमारा किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 21A, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 19, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 29 एवं 30, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का अधिकार ये आपका कब जोड़ा गया था? ये 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 के तहत जोड़ा गया था, जिसे 21A के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है BR अम्बेडकर, चौथा है BN राव। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 21, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 24, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 29,
और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किसमें है, तो अनुच्छेद 29 में बताया गया है, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। पहला है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा है मुक्त इलेक्ट्रॉन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन हो जाएगा, ठोस चालक में धारावाहक कौन होते हैं, तो ये होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो पहला है एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, दूसरा है एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, तीसरा है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, और चौथा है हवाई जहाज की गति। तो प्रकाश वर्ष किसे मापता है, तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। पहला है कैल्शियम सल्फेट, दूसरा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, चौथा है सोडियम क्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। फर्स्ट है 60, सेकंड है 75, थर्ड है 80 और फोर्थ है 100। तो 18 कैरेट खरे सोने में, यानी कि 18 कैरेट के सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है, तो 75%, यानी कि सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संतरे में बहुतायत में होता है। फर्स्ट है विटामिन सी, सेकंड है विटामिन ए, थर्ड है विटामिन बी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो संतरे में क्या होता है, सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, जो कि मैथ से संबंधित है। देखिए दिया गया है अंडर रूट ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, अपान में 196 बराबर 72 और बटे 56। तो यहाँ पे जो है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, अंडर रूट जब हम हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट x बटे, ये जो 196 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो किसका वर्गमूल है 14, तो ये अंडर रूट x बटे 14 आ जाएगा। इसको हम बराबर लिख देंगे 72 बटे 56 के। अब 14 से जब हम 56 को काटेंगे तो ये जाएगा 4 बार, और 4 से जब हम 72 को काटेंगे तो ये जाएगा 18 बार, यानी कि अंडर रूट x बराबर कितना आ गया 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर इधर आ जाएगा 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर का मतलब यानी कि 324, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 885 गुणे 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 गुणे 115 बटे 885 गुणे 885 प्लस 115 प्लस गुणे 115 माइनस 185 गुणे 115, इसको बताना है कि ये किसके बराबर है। देखो ये एक फार्मूला बनता है, फार्मूला कौन सा बनता है, तो देखिए ये आपका फार्मूला बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऊपर बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है ए प्लस बी के। ए की वैल्यू हमने क्या मान ली 885 और बी की हमने वैल्यू कितनी मानी 115। तो 885 प्लस 115 कितना हो जाएगा 1000, यानी कि डी ऑप्शन। इतना सा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 किसके बराबर है। इसको देखो कैसे करेंगे, देखिए ये कितना दिया गया है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। देखो इसमें आपको किससे गुणा करना है, तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, इसके जब हम गुणा कर देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा आपका, ऐसे लिख लो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 इसका होल स्क्वायर, और ये अपान में आएगा, इसको जब हम कर देंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये 5 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब पूरा कंप्लीट से सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा
4 माइनस √15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ा दी गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, कितनी घटाई गई 30, बढ़ाई कितनी गई 20, अब टोटल कितना प्रभाव पड़ेगा, तो टोटल प्रभाव के लिए प्लस, और ये 30 है तो कितना है माइनस का है तो घटाई गई, गुड़े 20 है ये बढ़ी हुई, ये आ जाएगा ब्रैकेट, और ये अपान में 100 क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो इधर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर बचेगा माइनस का 10, और अंदर को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0, 2 जीरो ऊपर के कट गए, 2 जीरो नीचे के कट गए, तो अंदर का बचा माइनस का 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 16%, यानी कि क्या आ जाएगा कि 16% क्या है घटी है। ठीक है, तो 16% घटी यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, 16% घटी है। अगला क्वेश्चन देखो, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र बतानी है। देखो 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र कितनी है, तो 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र है 18.5, अगर हम कुल उम्र निकालें तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 18.5, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 74। फिर इसमें क्या कहा गया है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर दी जाए तो औसत कितना बढ़ जाएगा, औसत में 20% की बढ़ोतरी हो रही है। औसत का मतलब यानी कि ये जो 18.5 है इसमें 20% की बढ़ोतरी हो रही है, तो 18.5 में जब हम 20% की बढ़ोतरी कर देंगे तो ये एवरेज कितना निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा 22.2। अब इसका अगर हम कुल निकालेंगे तो कुल हम किससे निकालेंगे 5, क्योंकि 4 व्यक्ति पहले थे और 5वां कोच शामिल हो गया, तो टोटल कितनी निकलेगी, टोटल उम्र निकल के आएगी 111 वर्ष। ठीक है, तो 111 में से 74 को घटा देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 111 से जब हम 74 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 37 वर्ष, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एकल का विलोम शब्द है, तो एकल का विलोम शब्द क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है बहुल, सेकंड ऑप्शन है पर्याप्त, थर्ड ऑप्शन है उपयुक्त, और फोर्थ है अकेला। तो एकल का विलोम क्या हो जाएगा, तो एकल का विलोम है बहुल, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, पहला है तिरस्कार, दूसरा है अहंकार, तीसरा है व्यथा, चौथा है स्वाभिमान। तो दर्प का पर्यायवाची बताना है, तो पर्यायवाची कौन हो जाएगा, अहंकार, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो मन को हरने वाला कौन होता है, मनोहर होता है। ठीक है, तो मनोहर किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। पहला है दोहों की रचना करना, दूसरा है थोड़े में बहुत कहना, तीसरा है बहुत बोलना, चौथा है कम बोलना। तो 39 का क्या हो जाएगा, थोड़े में बहुत कहना है। ठीक है, गागर में सागर भरना मतलब थोड़े में बहुत कहना, अर्थात बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला है महत्वाकांक्षा, दूसरा है महत्वाकांक्षा, तीसरा है महत्वाकांक्षा और महत्वाकांक्षा। तो देखो शुद्ध वर्तनी अगर हम इसकी कहें तो इसमें कौन सा सही है, महत्वाकांक्षा, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, देखो महत्वाकांक्षा होता नहीं है, महत्वाकांक्षा भी नहीं होता है, और डी में क्या है महत्वा। ठीक है, फर्स्ट में महत्व लिखा गया तो ये भी गलत है क्योंकि उसमें वा में बड़ा क्या डंडा नहीं है। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, सी, महत्वाकांक्षा। अब देखो, अब आ जाते हैं इंग्लिश पैराग्राफ पे। ठीक है, तो इंग्लिश पैराग्राफ में इसमें आपको जो है, इसमें हम सीधे आपको आंसर ही बताए दे रहे हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, एमेनीसाइड पर्सनैलिटी मीन्स, ये आपका पैराग्राफ पर आधारित है, पैराग्राफ से देख करके लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ए पर्सन हैविंग वेरी इंटरेस्टेड। ठीक है, अब देखिए 42 क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंजॉयड। ठीक है, तो 42 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर डी, डूइंग ऑल दीज
आर मच मोर। 43 का है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका होगा आपका थर्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू क्या है, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फेमस। ठीक है, इसका आपका बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा, पॉपुलर। ठीक है, फेमस का क्या होता है, पॉपुलर, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट है गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट का बताना है, तो ट्रांसपेरेंट का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ओपेक। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पहला क्या है, पक्षी विज्ञान का पक्षी के साथ है, तो नर विज्ञान का किसके साथ हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मानव के साथ। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन पक्षी विज्ञान, मानव का अध्ययन ये हो गया नर विज्ञानी। फिर इसके बाद में आते हैं, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। पहला है दही, दूसरा है मक्खन, तीसरा है तेल और चौथा है पनीर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा तेल, क्योंकि दही, मक्खन और पनीर तीनों जो है दूध से संबंधित हैं और तेल आपका अलग है। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को क्यू क्यू पी सी वी ई यू एच पी एम टी लिखा जाता है, तो इसी कूट में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए, P को Q में कन्वर्ट किया गया यानी कि +1, R को Q में कन्वर्ट किया गया यानी कि -1, O को P में कन्वर्ट किया गया +1, D को C में कन्वर्ट किया गया मतलब -1, U को V में कन्वर्ट किया गया +1, C को E में कन्वर्ट किया गया +2, T को U में कन्वर्ट किया गया +1, I को H में कन्वर्ट किया गया -1, O को P में कन्वर्ट किया गया +1, N को M में कन्वर्ट किया गया -1, S को T में कन्वर्ट किया गया +1। यही लॉजिक आपको ओरिएंटेशन में लगाना है। तो इसका क्या बनेगा, P Q J D O V B S J N O, अर्थात A ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी मां के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, रीता की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, निखिल ने कहा, क्या कहा कि मैं उनकी मां के पुत्र, यानी कि रीता की मां के पुत्र कौन हो गया, रीता का भाई। ठीक है, और रीता के भाई का पुत्र हूं, अर्थात रीता क्या है, बुआ हुई। ठीक है, तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो रीता किस प्रकार संबंधित है, बुआ, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी। ठीक है, 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार, यानी कि 29 अगस्त को क्या आएगा, सोमवार। तो 29 अगस्त को सोमवार है, फिर 22 अगस्त को सोमवार होगा, 15 अगस्त को सोमवार पड़ेगा, 8 अगस्त को सोमवार पड़ेगा और 1 अगस्त को सोमवार पड़ेगा। तो इस हिसाब से सोमवार की संख्या कितनी निकलेगी, 5, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। पहला है अगरतला, सेकंड है रांची, फिर चेन्नई, डी है पटना। ठीक है, तो ये जो है आपका करंट से संबंधित है, जिसमें कौन हो जाएगा, पटना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन। तो 52 का कौन सा हो जाएगा, 52 का हो जाएगा रिलायंस जियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये किस राज्य में, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये किसमें शुरू की गई थी, तो ये राजस्थान। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा था।
तो पहला है घाना, फिर है नाइजीरिया, फिर है अफ्रीका और नेक्स्ट है सूडान। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा घाना, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो देखिए अंतरिक्ष यात्री कौन है। पहला है सिरिसा बांदला, दूसरा है श्रेया बादला, तीसरा है ऋतु कारिधाल और चौथा है कल्पना चावला। तो ये कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा सिरिसा बांदला, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? ठीक है, तो पहला है योगेश्वर दत्त, दूसरा है सुमित मलिक, तीसरा है रविंद्र सिंह, चौथा है पवन कुमार। तो किस पे लगाया गया था? सुमित मलिक पे लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? ठीक है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा और हरियाणा। तो कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, कहाँ पे? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE+ शुरू किया गया? तो पहला है स्वास्थ्य मंत्रालय, दूसरा है शिक्षा मंत्रालय, तीसरा है वित्त मंत्रालय और चौथा है गृह मंत्रालय। तो ये किससे संबंधित है? ये शिक्षा विभाग से संबंधित है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ये तो भैया सभी को पता होगा। तो ये किसे नियुक्त किया गया था? तो विराट कोहली को नियुक्त किया था, यानी कि ए ऑप्शन। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल SUPACE भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली उच्च न्यायालय, सेकंड है गुजरात उच्च न्यायालय, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके लिए? ये सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो बताना है आपको कौन कौन से। तो कितने हैं? आपके 5 राज्य। ठीक है, नेपाल से बताना है कि नेपाल से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कुल मिलाकर के कितने हो गए? 5, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? बीजिंग, सान जोस, दिल्ली और ढाका। तो कौन सी हो जाएगी? कोस्टा रिका की राजधानी कौन है? सान जोस, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? फर्स्ट ऑप्शन तमिल, सेकंड मलयालम, थर्ड ग्रेट अंडमानी, फोर्थ है सिंहला। तो केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप है उसकी आधिकारिक भाषा क्या है? मलयालम है, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? फर्स्ट ऑप्शन 530, सेकंड 540, थर्ड 550 और फोर्थ 552। तो देखो अभी तक क्या था कि अभी तक 552 थी, लेकिन वर्तमान समय में अब कितनी है? 550 है। तो वर्तमान समय को देखते हुए 550 टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया था। कब हटाया गया था? तो ये हटाया गया था 104वें संविधान संशोधन 2020 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 14 सितंबर, सेकंड है अक्टूबर 1, थर्ड है नवंबर 2, फोर्थ है अक्टूबर 3। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? फर्स्ट है नेपाल, सेकंड है बांग्लादेश, थर्ड है अफगानिस्तान और फोर्थ है म्यांमार। तो कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? फर्स्ट है बेंगलुरु, सेकंड है दिल्ली, थर्ड है औरंगाबाद, फोर्थ है लखनऊ। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये तो सभी को पता होगा, औरंगाबाद, जो कि कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम किस भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम किसका है? फर्स्ट है असम, सेकंड केरल, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ कर्नाटक। तो ओणम किसका है? ओणम जो है वो
केरल का है, अर्थात बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? फर्स्ट है पृथ्वी, सेकंड चंद्रमा, थर्ड मंगल, फोर्थ बुध। तो कौन सा ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? बुध ग्रह है, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है सीवी रमन, सेकंड है राजीव गांधी, थर्ड है रविन्द्रनाथ टैगोर, फोर्थ है मदर टेरेसा। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है गद्यांश पर आधारित। ठीक है, अब इस गद्यांश को पढ़ने के लिए क्या है, धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के सबसे कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांत का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा से, यानी कि घृणा जो है वो घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जहां जबकि वहां पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इससे बनता है कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए, उत्तमोत्तर रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। तो ये जो है विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो मानव जाति के विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? सभी को पता है कि अहिंसा और प्रेम, जैसा कि पैराग्राफ में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो अहिंसा के द्वारा, अहिंसा और प्रेम के द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं धन और वैभव, धन और सम्मान, अध्यात्म और उपासना, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। ठीक है, तो स्वर्णिम युग कौन कौन से हैं? तो स्वर्णिम युग आपके हो जाएंगे शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, अर्थात डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। पहला है भली भांति, दूसरा है बिल्कुल, तीसरा है विधिवत और चौथा है निम्न। तो इसका नितांत शब्द का पर्यायवाची कौन है? बिल्कुल। ठीक है, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ दिया गया है। विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रतिम प्रदेय से अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञानमय हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते, प्रत्युत वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील हैं। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से भयाक्रांत एवं
संतृप्त नहीं है, विद्युत ने उसे आलोकित किया है, उष्णता और शालीनता दी है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की भी ताकत दी है। मनोरंजन के विविध साधन उसे सुलभ हैं, यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तामलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वास्थ्य एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है और यथार्थ एवं साम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दकियानूसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। विज्ञान की यह देन स्तुत है। मानव को चाहिए कि वह विज्ञान की इस समग्र देन को रचनात्मक कार्यों में सुनियोजित करे। इससे 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य विद्युत शक्ति का स्वामी है, प्रकृति और प्राण जगत का सिरमौर है, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी कि प्रकृति और प्राण जगत का सिरमौर है। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। फर्स्ट ऑप्शन है संतुलित अनुचिंतन से, सेकंड है पुरानी शिष्ट औपचारिकताओं से, थर्ड है भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से, फोर्थ है प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। फर्स्ट है यातायात एवं संचार साधनों का विकास, सेकंड विज्ञान की गतिशील शक्तियां, थर्ड विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता, डी है विश्व बंधुता की भावना का विकास। तो परिवारवत लगने का कारण क्या है? यातायात एवं संचार साधनों का विकास। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है अस्पष्ट परंतु सायास बोधगम्य, पास में रखे आंवले की तरह, नेक्स्ट हाथी के लिए आंवले की तरह, नेक्स्ट स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा स्पष्ट और अनायास बोधगम्य, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट है वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। फर्स्ट है परंपरागत चिंतन, सेकंड है भावात्मक चिंतन, थर्ड है वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन और फोर्थ है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित हैं, इन प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए ग्राफ जो है वो आपका पूरी स्क्रीन पे आ नहीं पाएगा, तो जिसके कारण जो है क्वेश्चन को सॉल्व कराना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए क्वेश्चन के हम आंसर बताएंगे और आप जो है क्वेश्चन को करके देखना और फिर आंसर से मैच कर लेना। चलिए, ये आपका ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ पर पहला क्वेश्चन है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए। फर्स्ट ऑप्शन है 2, फिर 3, 4, 5। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3, अर्थात बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1, 2, 3, 6, अर्थात बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर जो आंकड़ा आपका दिया जाएगा, ठीक है, वो क्या है? आंकड़े अपर्याप्त हैं, यानी कि उसको हम नहीं निकाल सकते। फिर आगे हम आगे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 1.20। नेक्स्ट क्वेश्चन है
छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं। ठीक है, तो उसके इतिहास में अंक निकालना है, तो जब हम निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा सी अर्थात 75। आगे बढ़ते हैं। ये आगे आपका ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को देख करके आपको आंसर देना है। तो इस ग्राफ को अनुसार पे पहला क्वेश्चन है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो आपको ये बताना है कि सबसे उच्चतम किस वर्ष में है। तो ये आपका जाएगा 17 और 18। ये वाला आप देखिए, ये जो है ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है, तो इसका कौन सा हो जाएगा 17 18 अर्थात ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 22.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना निकल के आएगा, जब हम 8 वर्ष का जो भी हमारा उत्पाद है उसको जब हम प्लस करेंगे बटे 8 करेंगे, तो ये इसका जो एवरेज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, वो आएगा हमारा 62.5 मीट्रिक टन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। फर्स्ट ऑप्शन 18-19, सेकंड 17-18, थर्ड है 13-14 और फोर्थ है 14-15। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके आधार पर जो निकल के आएगा वो आएगा आंसर 18 और 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का था। इसको जब हम निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 3/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका तालिका दी गई है, इस तालिका के आधार पे आपको आंसर देना है। दिया गया है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर वर्ष आएगा 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। परसेंटेज जब इसका हम निकालेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 19.5% अर्थात ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा सी अर्थात डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। इसको जब हम निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका वर्ष 2018। ठीक है, वर्ष 2018 अर्थात बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो लगभग 12 के समथिंग आएगा, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर आपका ये टेबल दिया गया है, इस टेबल के आधार पे आपको आंसर निकालना है। तो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। ठीक है, तो औसत बताना है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सितंबर अर्थात बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। ठीक है, तो आपका अगस्त का आंकड़ा लेना है और जून का आंकड़ा। ठीक है, तो जून के आंकड़ों से, ठीक है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी, यानी कि अगस्त से तुलना करना है किसकी, जून की। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 35.3। ठीक है, प्रतिशत। आगे आते हैं, मई में सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात कितना है। एंजल और जेरोधा में अनुपात देखना है, तो इसका जब हम अनुपात निकालेंगे तो इसका जो अनुपात निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो रेशियो जो निकलेगा वो 1.04 निकलेगा। ठीक है, डी ऑप्शन। फिर है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। एंजल, शेर खान, ट्रेडबुल, जीरोधा। तो इसका आंसर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ट्रेडबुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम अथवा ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 57.82। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने 2021 के जो फर्स्ट मीटिंग का ए सीरीज का जो पेपर था उसका एनालिसिस किया। कल की क्लास में हम लोग सेट ए सेकेंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।